यह एनिमेशन मानव श्वसन प्रणाली को अभूतपूर्व तरीके से दर्शाता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि वह भी वायु का हिस्सा है जो हम सांस में लेते हैं। जल भी हमारे श्वसन प्रणाली में प्रवेश करता है और अन्य गैसें जैसे कि क्रिप्टॉन या यहां तक कि रेडियोधर्मी रेडॉन भी। इसके अतिरिक्त छोटे और बड़े कण हवा का हिस्सा होते हैं जो हमारे निचले श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं करने चाहिए। इस कारण से ऊपरी वायुमार्ग कुछ सुरक्षात्मक तंत्र प्रदान करते हैं। बड़ी गंदगी के कण या कीड़े हमारे नासिका के बालों द्वारा नासिका गुहा में रोक दिए जाते हैं। छोटे कण नाक के म्यूकोसा में फंस जाते हैं। सिलिएटेड कोशिकाएं नासिका म्यूकोसा पर स्थित होती हैं। ये सिलिया लहरों की तरह चलती हैं। इससे सिलिया गोबलेट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न नासिका बलगम को गले की ओर धकेलने में सक्षम होती हैं। नतीजतन नाक के बलगम द्वारा पकड़े गए छोटे कण निगल लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस कहा जाता है। इसके अलावा नाक और मौखिक गुहा जैसे ऊपरी वायुमार्ग प्रेरित वायु को गर्म और नमी प्रदान करते हैं। निगलने की प्रक्रिया के दौरान जीभ से जुड़ा एपिग्लॉटिस यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी खाना या तरल निचले श्वसन तंत्र में प्रवेश न कर सके। इसे करने के लिए निगलने के दौरान एपिग्लॉटिस लारिंक्स को बंद कर देता है ताकि ग्रासिका एसोफेगस में चला जाए। स्वरयंत्र के ठीक नीचे श्वासनली हाइलाइन उपास्थि अधूरी छल्लियों से सुसज्जित होती है। हृदय के पास श्वासनली दो मुख्य ब्रोंकाई में विभाजित होती है। मुख्य ब्रोंकाई बाईं और दाईं फेफड़ों की ओर जाती हैं। बाएं फेफड़े में केवल दो खंड होते हैं, ऊपरी और निचला। Wings are hunter for free indoors. केंद्र में स्थित हृदय फेफड़ों को डीऑक्सीजनेटेड रक्त पंप करता है पल्मोनरी धमनियों के माध्यम से। ऑक्सीजनेटेड रक्त पल्मोनरी शिराओं के माध्यम से हृदय में वापस आता है और अंततः सभी अंगों में पहुंचता है। मुख्य ब्रोंकाई श्वसन तंत्र के लिए तने बनाते हैं। एक पेड़ की शाखाओं की तरह फेफड़े की नलिका प्रणाली यहीं से शुरू होती है, जो और भी पतली शाखाओं में बढ़ती जाती है। दायां फेफड़ा 3 खंडों के साथ 10 फुफ्फुसीय खंडों को शामिल करता है। प्रत्येक फेफड़े का खंड अपनी वायु और रक्त आपूर्ति प्राप्त करता है। ब्रोंकियल पेड़ के अंत में छोटे वायु कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है। अनुमान है कि मनुष्यों में 300 से 400 मिलियन एल्वियोली होते हैं। बड़ी शाखाएं जिन्हें उपास्थ्य है उन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकियल वृक्ष के अंत में पतली शाखाएं ब्रोंकियोल्स कहलाती हैं। ब्रोंकियोल्स के चारों ओर उपास्थि की जगह इलास्टिक फाइबर और समतल मांसपेशी होती है। गैसों का आदान प्रदान एल्वियोली की मदद से होता है। व्यक्तिगत एल्वियोली ब्रोंकियोल्स की दीवारों पर पाए जाते हैं। कई अल्वियोली एक साथ ब्रोंकियोली रेस्पिरेटरी के अंत में एक अल्वियोलार सैक बनाने के लिए समूहित होते हैं, जिसे एक अल्वियोलर डक्ट द्वारा आपूर्ति की जाती है। अल्वियोली लगभग 50 माइक्रोमीटर के आकार के होते हैं। वे श्वास के दौरान काफी फैल जाते हैं। अल्वियोली मुख्य रूप से पतले कोशिकाओं से बने होते हैं, जिन्हें प्रकार 1 निमोनोसाइट्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं अत्यधिक पतली होती हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को विसरण करने की अनुमति देती हैं। आवश्यक ऑक्सीजन वाली हवा अल्वेओलर डक्ट के माध्यम से अल्वेओलाई में प्रवेश करती है। यहीं पर गैस आदान प्रदान शुरू होता है।
सभी अल्वियोली पतले रक्त वाहिकाओं के जाल से ढके होते हैं। इस प्रकार डिओक्सीजन रक्त ऑक्सीजन से समृद्ध हो सकता है और साथ ही अनावश्यक कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोली में छोड़ सकता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं की मदद से किया जाता है, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट्स रक्त वाहिकाओं के माध्यम से चलते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जो यहां नीले रंग में दिखाया गया है। इन रक्त कोशिकाओं में लौह तत्व ऑक्सीजन के बंधन के लिए जिम्मेदार है। एक आयरन आयन एक ऑक्सीजन अणु से बंध सकता है ताकि ऑक्सीजन को परिवहित किया जा सके। उसी समय रक्त प्रवाह में कार्बन डाइऑक्साइड और लाल रक्त कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित गैस एल्वियोली में फैल जाती है। यह प्रसार द्वारा संभव होता है। एल्वियोली में हम बहुत सारा ऑक्सीजन देखते हैं, जबकि रक्त वाहिकाओं में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अंततः यह सांद्रता में अंतर प्रसार द्वारा संतुलित हो जाता है। इस प्रकार सांद्रता में अंतर को बराबर किया जाता है। अब देखते हैं कि हवा और इस प्रकार ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में कैसे पहुंचती है। हमारे शरीर में विभिन्न मांसपेशियां होती हैं, जो फेफड़ों को फुलाती और सिकोड़ती हैं। गर्दन की मांसपेशियां स्टर्नम और ऊपरी पसलियों को स्थिर करने और उठाने की जिम्मेदारी निभाती हैं, और पसलियों के बीच की कुछ मांसपेशियां बाकी सभी पसलियों को उठाती और गिराती हैं। हालांकि सांस लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी गर्दन या छाती क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, बल्कि पेट के पास होती है। थोरेसिक डायफ्राम या सिर्फ डायफ्राम सांस लेने के अधिकांश कार्य के लिए जिम्मेदार है। पहले चलिए गर्दन और पसलियों की मांसपेशियों के माध्यम से छाती के सांस लेने को करीब से देखते हैं। उनकी व्यवस्था और पसलियों की मांसपेशियों के संकुचन के कारण पसलियां बाहर की ओर घूमती हैं। इससे विशेष रूप से निचले क्षेत्रों में अर्थात कडल पसलियों में मात्रा में वृद्धि होती है। पसलियों की गतिविधि को बाल्टी के हैंडल के समान कल्पना की जा सकती है। यहां हैंडल को लाल रंग में दिखाया गया है, इसलिए इसे बाल्टी हैंडल गति कहा जाता है। छाती की मात्रा में वृद्धि केवल पार्श्व रूप से नहीं होती, बल्कि सैजिटल रूप से भी होती है। स्टर्नम भी घूमता है, जैसा कि यहां देखा जा सकता है। इसे पंप हैंडल गति कहा जाता है, क्योंकि स्टर्नम की गति को पंप के हैंडल की गति की तरह समझा जा सकता है। इस तरह कोई आसानी से फेफड़ों की मात्रा में वृद्धि और कमी को देख सकता है। जब फेफड़े फूलते हैं तो फेफड़ों में एक ऋणात्मक दबाव उत्पन्न होता है और हम सांस लेते हैं। जब फेफड़े सिकुड़ते हैं, सकारात्मक दबाव बनता है और हमारी फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है। हम बाहर सांस छोड़ते हैं। उत्सर्जन, श्वसन, श्वसन, श्वसन। यहां हम नीचे से श्वसन और प्रश्वसन प्रक्रिया देख सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, छाती की सांस लेने के अलावा हम डायफ्रामेटिक श्वसन का उपयोग कर सकते हैं। इसे अलग से या छाती की सांस लेने के साथ मिलकर किया जा सकता है। डायफ्रामेटिक श्वसन आराम वाली स्थिति में सांस लेने का स्वाभाविक तरीका है। डायफ्रामेटिक श्वसन के दौरान डायफ्राम उठता और गिरता है। जब यह उठता है तो हम सांस छोड़ते हैं, जब यह नीचे जाता है तो हम सांस लेते हैं। फेफड़ों के फुलाने और सिकुड़ने के लिए शरीर में एक प्लूरा होता है। प्लूरा फेफड़ों के बाहर एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है, जो छाती की दीवार के खिलाफ ऊपर और नीचे की गति की अनुमति देता है।